हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कान्हा और आज मैं आप लोग को नीट 2025 के फिजिक्स के टफेस्ट क्वेश्चंस कहाँ से एराइज हुए हैं, मैं वो आपको फुल प्रूफ के साथ एक एक क्वेश्चन शो करने वाला हूँ। आप एक भी क्वेश्चंस को मिस मत करना, क्योंकि यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आप एनालिसिस कर पाओगे कि आखिर क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस बुक से पूछे जा रहे हैं। क्या वो एनसीईआरटी से हैं, क्या वो नीट पीवाईक्यू है, क्या वो जेईई पीवाईक्यू है, या अदर किसी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप एक भी क्वेश्चंस मिस मत करना, हर एक क्वेश्चंस को आप देखना और अच्छे से देखना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। फर्स्ट क्वेश्चन से आपका करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, इसमें क्या है, आपका 4 रेसिस्टेंस यहाँ दे रखा है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम। टोटल 4 रेसिस्टेंस है, चारों का कॉम्बिनेशन दे रखा है। और उस चारों रेसिस्टेंस को क्या किया, एक 50 वोल्ट के बैटरी के साथ क्या किया, कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, और आपको सीडी जो वायर यहाँ पे दिख रहा है, सीडी वायर में करंट पूछा जा रहा है कि सीडी वायर में करंट कितना होगा। ठीक है, ये नीट 2025 का सवाल है। देखो, तो लेफ्ट साइड का जो सवाल है वो नीट 2025 का सवाल है, और राइट साइड का जो सवाल है वह नीट 2025 में कहाँ से आया है उसका वो प्रूफ है। ठीक है, और देखो, तो ये सवाल जो है सेम ऐसा ही सवाल जैसा नीट 2025 का जो सवाल है, सेम ऐसा ही सवाल यहाँ पे आप देखो जेई मेन 2020 में पूछा हुआ है। यहाँ पे देखो 1 ओम का रेसिस्टेंस है, 2 ओम का है, 4 ओम का है, 3 ओम का है। यहाँ भी 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम सेम एकदम है। बस यहाँ पे क्या है, 50 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, 20 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया गया। यहाँ भी करंट पूछा जा रहा है बीसी वायर में। कहाँ पे पूछा जा रहा है, बीसी वायर में। यहाँ पे सीडी वायर में करंट पूछा जा रहा है, यहाँ पे बीसी वायर में। अब देखो, जो स्टूडेंट्स जेई मेन 2020 के पीवाईक्यू बनाए होंगे, वो डेफिनेटली है कि ये नीट 2025 का ये सवाल पक्का बनाए होंगे, क्योंकि सेम टू सेम डिटो सवाल है, वैसा ही तो सवाल है। बस थोड़ा सा यहाँ डेटा चेंज, यहाँ पे 20 वोल्ट है, यहाँ पे 50 वोल्ट है बस। लेकिन आप अब यहाँ पे देखो कि नीट 2025 का जो सवाल है, और आप आओ डीसी पांडे में। कहाँ पे आओ, डीसी पांडे वाले बुक में। सेम सवाल, कोई चेंजिंग नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, एकदम सेम डिटो सवाल है। देखो यहाँ पे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। यहाँ भी 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। यहाँ पे 50 वोल्ट, यहाँ भी देखो 50 वोल्ट, सेम सवाल। यहाँ पे सीडी वायर में करंट पूछा जा रहा है, यहाँ पे एक्स वाई वायर में करंट पूछा जा रहा है, बस सेम। और ऑप्शन भी देखो सेम है, 1 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर। यहाँ पे 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। बस थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे दो चेंज कर दिया है, बाकी सब कुछ सेम है और सेम सवाल है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया हो कि भाई साहब क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जा रहा है। तो नीट 2025 में भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका, तो आपको पता चल गया हो कि कहाँ से पूछा गया। जेई मेन 2020 का सवाल यहाँ से उठाया गया है, एंड आपका ये डीसी पांडे बुक का सवाल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर का। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सवाल दे रखा है कि लेमडा ऑफ फोटोन, ठीक है, एंड लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटोन का वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ के बीच का रेशियो पूछा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे आओ नीट 2016 में सवाल। ठीक है, कहाँ पे आओ, नीट 2016 का सवाल। तो नीट 2016 का सेम डिटो सवाल है। यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम ए एंड फोटोन है सेम एनर्जी ई, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम इज। ठीक है, यहाँ भी रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, वेवलेंथ का रेशियो पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन का और किसका, फोटोन का। ठीक है, यहाँ भी रेशियो पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखो ऑप्शन भी सेम है, जो यहाँ पे ए में ए का ऑप्शन, बी सी डी का ऑप्शन है, वही सेम यहाँ पे ऑप्शन है। बस यहाँ पे अंतर क्या कर दिया गया है कि नीट 2016 का जो ऑप्शन है उसमें क्या है, पावर हाफ दे दिया गया है सभी पे, पावर हाफ, पावर हाफ, पावर हाफ है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हाफ को हटा के रूट कर दिया गया, हाफ को हटा के रूट कर दिया गया। बाकी सब कुछ सेम सवाल है। अब बताओ, जो बच्चे नीट 2016 का सवाल बना के आए होंगे, तो क्या वो नीट 2025 का सवाल नहीं बना के आओगे, आराम से बना लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का ही सवाल है, सेम चैप्टर का सवाल है। यहाँ पे क्या है, फोटो करेंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच का रिलेशन पूछा जा रहा है। यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा ग्राफ सही होगा। तो आप देखो, ये सिंपल सा सवाल है, आपका जहाँ किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते होगे, जहाँ भी पढ़ते होगे, ठीक है, वहाँ के जो फिजिक्स के आपके टीचर होंगे, वो पक्का आपको बताए होंगे भाई कि फोटो करेंट, ठीक है, फोटो करेंट, हाँ, तो फोटो करेंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली होता है, और डायरेक्टली अगर आपको पता है क्या होता है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए ओनली। अब देखो, सेम सवाल, सेम एकदम सेम ग्राफ जो है आपका एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। ये एनसीईआरटी का बुक का कटिंग किया हुआ है। तो एनसीईआरटी में देखो दे रखा है फोटो करंट यहाँ ये है, और ये तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट का देखो, ये इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे रखा है। ये सिंपल सा सवाल है, ये कोई हार्ड ऐसा सवाल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका एसएचएम चैप्टर का, सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर का।
सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर का जो सवाल है, सेम डिट्टो सवाल भाई साहब यहाँ पे देखो, जो सवाल यहाँ पे है और सेम सवाल यहाँ पे देखो जेई 2003 में पूछा गया है, जेई 2003 में पूछा गया है। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे k2/k1 वही k2/k1, यहाँ k1/k2, यहाँ भी k1/k2, यहाँ पे अंडर रूट k2/k1, यहाँ पे देखो अंडर रूट k2/k1, यहाँ पे अंडर रूट k1/k2, अंडर रूट यहाँ k1/k2। सेम एकदम डिट्टो सवाल उठा के दे दिया गया है जेई 2003 का सवाल, नीट 2025 का, ये 2025 का सवाल है। लेफ्ट साइड वाला जो सवाल है वो 2025 का सवाल है, सेम सवाल है। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका वेव्स का, वेव्स चैप्टर का सवाल है। ये वेब चैप्टर का ये कॉमन सवाल है, ठीक है। ऐसे सवाल आप जहां भी पढ़ते होंगे आपके मॉड्यूल में, ठीक है, आपके क्लास में करवाया जाता होगा। सवाल में क्या बोला गया, ओपन पाइप एट बोथ एंड हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर, ठीक है। एक ओपन पाइप है, उसका दोनों बोथ एंड क्या बोला गया, बोथ एंड हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर। अच्छा, उस पाइप का बोथ एंड क्या है, ओपन है, खुला हुआ है, ठीक, इसका फ्रीक्वेंसी एफ है। इसको क्या किया गया, इफ द पाइप इज नाउ डिप्ड वर्टिकली इन वाटर ड्रम, उसको वाटर ड्रम में वर्टिकली पोर किया गया, ठीक है, डिप किया गया, लेकिन हाफ डिप किया गया, हाफ ऑफ इट्स लेंथ, उसके लेंथ का आधा डिप किया गया, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कूलम इज नाउ, अब उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होता है, सेम फ्रीक्वेंसी होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। अब सेम सवाल देखो सीबीएसई AIPMT 1997 में पूछा हुआ है। देखो अभी क्या है, अभी हम लोग नीट बोलते हैं, ठीक है। अभी जो एग्जाम आप दे रहे हो मेडिकल के लिए, उसका नाम है नीट, ठीक है। इससे पहले जो है उन्हें सीबीएसई AIPMT, सीबीएसई इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, इसको हम लोग बोलते थे AIPMT, सीबीएसई AIPMT, ठीक है। तो सेम ही है आपका। तो यहाँ पे देखो सेम सवाल है, सिलेंडर रेजोनेंस ट्यूब ओपन बोथ थिंग हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर इफ हाफ ऑफ द लेंथ डिप्ट, यहाँ पे भी हाफ लेंथ को डिप्ट किया जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एफ ही हो जाएगा। सेम सवाल, अब ये जो सवाल कर लिए होंगे भाई, तो ये तो सवाल कर ही लिए होंगे। अरे ये सवाल तुम करो चाहे नहीं करो, आप कहीं PYQ बनाओ चाहे नहीं बनाओ, ऐसे सिंपल सवाल हैं, ये सिंपल कंसेप्ट बेस्ड सवाल है, ये सभी बच्चे सवाल कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका रे ऑप्टिक्स का सवाल। रे ऑप्टिक्स का सवाल यहाँ पे क्या बोला गया, इन सर्टेन कैमरा द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सिमिलर कॉन्वेक्स लेंसेज आर अरेंज्ड कोएक्सियल इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। 4 सिमिलर कॉन्वेक्स लेंस है, उसको क्या किया, कॉन्टैक्ट में अरेंज किया गया, ठीक है। तब उसका पूछ रहा है क्या, उसका पावर पूछ रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, पावर का कॉम्बिनेशन एंड टोटल मैग्निफिकेशन इन कंपैरिजन टू पावर P, ठीक है, एंड टोटल मैग्निफिकेशन M पूछा जा रहा है। तो ये सिंपल सा है, आप जानते हो कि जब एक से अधिक लेंस को कॉन्टैक्ट में अरेंज किया जाता है तो पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, एंड मैग्निफिकेशन निकालने का होता है M1 इंटू M2 इंटू M3, मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई करते हैं, पावर ऐड करते चले जाते हैं। तो अगर सेम है तो यहाँ हो जाएगा 4P, और मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन हो जाएगा M पे पावर 4, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्निफिकेशन सबका MM है, मल्टीप्लाई करेंगे M पे पावर 4 हो जाएगा, एंड पावर हो जाएगा 4P, ठीक है। ऐड करेंगे पावर तो 4P हो जाएगा, मैग्निफिकेशन M पे पावर 4 हो जाएगा। और सेम देखो ऐसा सेम कंसेप्ट यहाँ पे दे रखा है आपका NCERT में, देखो यहाँ पे। अब जब आप नेट पावर फाइंड करते हो तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, मैग्निफिकेशन फाइंड करते हो तो M1 बराबर M1 इंटू इंटू M3, इस प्रकार से N तक जितने लेंस होंगे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, ठीक है। ये सेम एकदम सिंपल सा सवाल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एरर, एरर चैप्टर का सवाल। एरर चैप्टर का सवाल देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, E बराबर A पे पावर 3 B पे पावर स्क्वायर बाय C अंडर रूट D, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, A B C D का परसेंटेज दे रखा है, ठीक है। और पूछा जा रहा है बताइए क्वांटिटी इन P, तो P का परसेंटेज बताइए, परसेंटेज क्या होगा, P परसेंटेज में कितना होगा। देखो सेम सवाल यहाँ पे देखो नीट 2013 का सवाल पूछा हुआ है, ये भी नीट 2025 का सवाल है, और यहाँ पे नीट 2013 का सवाल है, सेम सवाल है, सब कुछ सेम है, डेटा सब कुछ सेम है। देखो यहाँ पे 1%, 2%, 3%, 4%, यहाँ भी 1%, 3%, 2%, 4%, ठीक है। यहाँ भी देखो ABCD, यहाँ भी ABCD, बस यहाँ पे थोड़ा सा सवाल में चेंज किया गया, यहाँ पे देखो एक एक क्यूब बी स्क्वायर है, यहाँ भी एक क्यूब बी स्क्वायर है, बस यहाँ पे क्या है, नीचे में C अंडर रूट D कर दिया है, यहाँ पे सिर्फ C इंटू D किया, मतलब D से अंडर रूट को हटा दिया गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अंडर रूट हटाया हुआ है, यहाँ पे अंडर रूट दे दिया गया है, बस ये चेंजिंग है, बाकी सब कुछ सवाल सेम है। बताओ, तो ये सवाल तो इजी है भाई, आराम से कर लोगे, कोई बड़ा ऐसा कोई खतरनाक वाला सवाल नहीं है, ये सिंपल सवाल है, सब करके आए होंगे। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर का सवाल है, यहाँ पे क्या देखो EZ दे रखा है, मतलब E का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे B का पूछ रहा है कि बताओ B का क्या होगा। ये भी सिंपल सवाल है, ये कोई खास वैसा लेंदी वाला सवाल नहीं है, सिंपल सा है। ऐसे सवाल आप लोग अपने मॉड्यूल में भी करते होंगे एंड क्लास में भी करते होंगे ऐसे सवाल, ठीक है। ये सिंपल कंसेप्ट है बस। देखो ये आपका NCERT का कटिंग है, NCERT में देखो ऐसे सवाल दे रखे होते हैं। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, और आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। और नहीं तो फिर आप यहाँ पे आओ 2024 में आओ, ये आपका जेई 2024 का सवाल है,
ठीक है, जेई का कि नीट का है, मतलब जेई या नीट दोनों में से कोई एक का है, ठीक है। ये तो 2024 का सवाल ऐसा लगता है ये नीट का ही सवाल है। ई बराबर ई नोट कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड आई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और आपको मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखना है। सेम ऐसा सवाल है। अब ऐसा सवाल जो किए होंगे या एनसीईआरटी में किए होंगे, पक्का है कि ये सवाल डेफिनेटली करके आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वेव ऑप्टिक्स का सवाल। वेव ऑप्टिक्स का सवाल है, ये पोलराइजेशन वाला है। अनपोलराइज्ड लाइट बीम ट्रेवलिंग इन एयर इंसिडेंट ऑन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दे रखा है एट ब्रेविस्टर्स एंगल। ब्रेविस्टर्स एंगल पे होता है इंसिडेंट रिफ्लेक्टर दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ऐसा ऑप्शन बना। अब देखो यहाँ पे नीट 2024 में सेम ऐसा ही सवाल, अनपोलराइज्ड लाइट बीम एंड स्ट्राइक्स ऑन ग्लास सरफेस एट ब्रेविस्टर्स एंगल। ब्रेविस्टर्स एंगल से ही ब्रेविस्टर्स एंगल पे जो होता है इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ भी ब्रेविस्टर्स एंगल इंसिडेंट हो रहा है। चार ऑप्शन यहाँ दे रखा है, देखो सेम वैसे यहाँ भी चार ऑप्शन दे रखा है। सेम नीट 2024 का जो सवाल किया होगा ये भी कर लिया होगा भाई, ठीक है। अगर आप नीट 24 का सवाल नहीं भी किए होंगे फिर भी ये सवाल कर लोगे, क्योंकि ये सिंपल सा कंसेप्ट है, वेव ऑप्टिक्स का ये कंसेप्ट है, उस चैप्टर में पढ़ना होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर का सवाल है। ए बॉडी ऑफ वेट 48 न्यूटन, बॉडी है जिसका वेट 48 न्यूटन है, सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू अर्थ एट ए हाइट इक्वल टू 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सरफेस। अब अर्थ के सरफेस से, ठीक है, अर्थ के सरफेस से 1/3 हाइट पे, उसके रेडियस का 1/3 हाइट पे जो होता है, पूछा जा रहा है क्या बताओ इसका क्या पूछ रहा है, तो अब वेट क्या होगा ये पूछा जा रहा है। अब देखो सेम ऐसा सवाल आपका नीट सितंबर 2020 का सवाल पूछा हुआ है। बॉडी ऑफ वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस पर, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ के रेडियस का आधा उसके सरफेस से, ठीक है, जब ऊपर जाएंगे तब बताइए वेट कितना होगा। तो सेम ऐसा सेम डिटो सवाल, ऐसा ही सवाल है यहाँ पे, बस थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया। यहाँ 72 न्यूटन है, मतलब कि कंसेप्ट सेम है, वही फॉर्मूला सेम लगेगा, बस थोड़ा सा क्या है डेटा चेंज किया हुआ है यहाँ पे, बस वही हो गया, खत्म, क्लियर है। ऐसा सवाल सिंपल सवाल है ग्रेविटेशन का। नेक्स्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का सवाल है। काइनेटिक थ्योरी ये थोड़ा अच्छा खासा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, ठीक है। लेकिन ये भी सवाल जो होता है डायरेक्ट आपको उठाया गया एनसीईआरटी से। अब देख लो ये पूरा एक एक लाइन आप अगर यहाँ पे पढ़ोगे तो ऑक्सीजन, ठीक है, सम ऑक्सीजन विथड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर, यहाँ पे भी देखो सम ऑक्सीजन इज विथड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर, सेम एकदम डिटो सवाल जो होता है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का यहाँ पे उठा के रख दिया गया है। तो यहाँ में देखो ऑक्सीजन मोलिक्यूल 32, यहाँ पे ऑक्सीजन मोलिक्यूल देखो 32 हुई, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ आर का वैल्यू 1.31, ये तो आर का वैल्यू कांस्टेंट होता है, सबको पता होता है। सेम आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का ये जो सवाल है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज से उठा के डाल दिया गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, ठीक है, टाइम टेकिंग सवाल है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही एकदम आसान सवाल है, लेकिन टाइम टेकिंग सवाल है थोड़ा, लेकिन ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आते हैं तो सेमीकंडक्टर सवाल देखो यहाँ पे सेम ये एनसीईआरटी डायग्राम दे रखा है, एनसीईआरटी का है, सेम वही सवाल यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया गया है। और आपसे पूछ दिया गया है कि डी1 क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, डी2 रिवर्स होगा, क्या होगा डी1 डी2 के बारे में बताना, डायोड के बारे में, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का ही सवाल है। नेक्स्ट है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही सवाल है। करंट इलेक्ट्रिसिटी सवाल यहाँ पे वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 8 इक्वल पीसेस। यहाँ पे एक वायर है जिस रेजिस्टेंस आर है उसको 8 इक्वल पीसेस में कट किया गया, 4 को सीरीज, फिर 4 को पैरेलल, फिर उसके बाद क्या किया चारों को, two equivalent resistance are made by adding four these together in parallel, then two resistance are added in series। अच्छा तो उसको पैरेलल में किया गया, उसको उसको सीरीज में कर दिया गया। देन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, उस इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको बताना है उस कॉम्बिनेशन का क्या होगा, ठीक है। तो पहले रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, उसको 8 इक्वल पार्ट में कट किया गया, फिर चार चार है, फिर पैरेलल, फिर उसके बाद सीरीज किया गया। तो आपसे पूछा रहे थे, ये कोई मतलब ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है, थोड़ा सा लेंदी कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन ऐसा सवाल देखो 2024 में नीट 2024 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है, ऐसा एग्जैक्ट ऐसा सवाल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, इससे थोड़ा सा ये सवाल चेंज है, ठीक है। लेकिन जब ऐसा सवाल आप करोगे पक्का डेफिनेटली ऐसा सवाल आप कर लोगे, और ऐसा सवाल आप करते हो अपने क्लास में करते हो, आपके मॉड्यूल में ऐसे सवाल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही सवाल है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ट सवाल है। यहाँ पे देखो क्या है भाई साहब, तो देखो सेम जो जैसा सवाल यहाँ पूछा गया है सेम वैसा ही सवाल यहाँ पे नीट 2018 में पूछा गया है, बस थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ पे थोड़ा सा सवाल आसान है, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा लेंदी कर दिया है, हल्का सा यहाँ पे 1 2 3 4 और रेजिस्टेंस ऐड कर दिया गया, और जबकि यहाँ पे क्या है सिंपल 1 2 3 4 5 ही है, जबकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 थोड़ा सा ये कर दिया, 8 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे वही पी वाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में पैरेलल हो जाएगा, फिर उसके बाद ये पूरा सीरीज में हो जाएगा। यहाँ से करंट आई बराबर वी बाई आर करके हम लोग निकाल लेंगे। ये सिंपल सा सवाल है। अब ऐसा सवाल जो करके रखा होगा पक्का ये सवाल कर लेगा। तो नेक्स्ट सवाल है आपका लॉज ऑफ मोशन का सवाल है, ठीक है। तो इस सवाल में क्या बोल रखा है, इस सवाल में बोल रखा है देयर आर टू इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इक्वल लेंथ एल ऑफ सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री। और यहाँ पे दो सेम इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है, ठीक है,
इसका एंगल भी 45 डिग्री है, इक्वल एंगल है, यहाँ भी इक्वल एंगल है, और उसका लेंथ भी इक्वल है, लेंथ एल तो लेंथ एल, इस प्रकार से ऐसे दे रखा है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है, उसके बाद क्या बोला गया है, वन ऑफ देम इज रफ एंड अदर इज प्लेन सरफेस। एक तुम्हारा क्या रफ है, दूसरा क्या है तुम्हारा प्लेन है। एक गिवन बॉडी टेक्स 2 टाइम्स एज मच टाइम टू स्लाइड डाउन ऑन रफ सरफेस देन ऑन स्मूथ सरफेस। और स्मूथ सरफेस के रिस्पेक्ट में रफ सरफेस पे जो बॉडी है वो 2 टाइम्स टाइम ले रहा है, मतलब स्मूथ सरफेस जितना ले रहा है उसका 2 टाइम्स टाइम रफ सरफेस पे हुआ स्लाइड करने में ले रहा है टाइम। तो पूछा जा रहा था कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एंड द रफ सरफेस इज क्लोज टू। ठीक है, तो रफ सरफेस और उस बॉडी के बीच, ऑब्जेक्ट के बीच कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के पूछा जा रहा है। हम देखो सेम डिट्टो सवाल आपका यहाँ पे और डीसी पांडे में एकदम सेम एग्जैक्ट सवाल है, आप लाइन पढ़ो। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए बॉडी स्लाइड्स डाउन ए 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन इन ट्विस्ट द टाइम इट टेक्स टू, यहाँ पे ट्विस्ट द टाइम है, यहाँ भी आपका क्या है 2 टाइम्स दिया दे रखा है, यहाँ पे 45 डिग्री एंगल है, यहाँ भी 45 डिग्री एंगल है, डोंट सेम डिस्टेंस इन द अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के अब्सेंस में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द इंक्लाइन प्लेन इज, तो बॉडी और इंक्लाइन प्लेन के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। ठीक है, जब वो रफ सरफेस पे मूव करेगा तब। तो सेम डिटो सवाल है, एकदम सेम मैच कर रहा है, देखो ऑप्शन भी मैच कर रहा है। 0.5 यहाँ पे है, यहाँ पे देखो 0.5 है, यहाँ पे 0.75 है, यहाँ पे 0.75 है, यहाँ पे 0.25 है, यहाँ पे 0.25, बस यहाँ पे 0.40 है, तो यहाँ पे 0.2 है। बस एक ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, बाकी सभी ऑप्शन मैच कर रहे हैं। एकदम सेम डिटो सवाल है। अब देखो ये सवाल तो मैच कर रहा है डीसी पांडे से, बट लेकिन थोड़ा सा ये लेंदी सवाल है, मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप क्वेश्चन वगैरह लिख होगी उसके बाद बनाओगे, लेकिन ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, ऐसा सवाल हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्या है, दो केस को मिला दिया, रफ सरफेस वाला और स्मूथ सरफेस वाला, दोनों मिला दिया है, टाइम्स वगैरह दे रखा है, बाकी आपको कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करना है। ठीक है, एक रिलेशन बनेगा, इक्वेशन बनेगा, तब जाके आपका सवाल बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, नेक्स्ट सवाल आपका वेव ऑप्टिक्स का सवाल है। ये आपका पोलराइड का सवाल है कि कोई लाइट जब पोलराइड से पास करती है तो उसका इंटेंसिटी कितना हो जाता है, वो पूछा जा रहा है। अलग अलग एंगल पे अलग अलग होता है, जैसा कि हम लोग पढ़े, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इंटेंसिटी निकालने का। अब देखो सेम सवाल आपका नीट 2017 में पूछा गया है, एकदम सेम डिटो सवाल यहाँ पे पढ़ो, बस थोड़ा सा क्या किया, लैंग्वेज को चेंज कर दिया है, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा इसका लैंग्वेज थोड़ा सा लेंदी दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा ट्विस्ट किया। बाकी ऑप्शन देखो सेम, यहाँ पे आई नोट बाई टू, आई नोट बाई टू, आई नोट बाई फोर, आई नोट बाई फोर, आई नोट बाई एट, आई नोट बाई एट, आई नोट बाई 16, आई नोट बाई 16, एकदम सेम, एकदम इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आई नोट बाई एट, यहाँ भी इसका ऑप्शन होगा आई नोट बाई एट हो जाएगा। सेम डिटो सवाल है और ये सिंपल सवाल है, ऐसा कोई ज्यादा मतलब खतरनाक वाला सवाल नहीं है जिसे कोई डरना है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कैपेसिटर चैप्टर का। तो कैपेसिटर चैप्टर में क्या दे रखा है, द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय डी। ठीक है, यहाँ पे प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको डी डिस्टेंस से सेपरेट करके रखा गया है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है टू स्लैब ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 विद थिकनेस 3/TD एंड D/2। अब यहाँ पे क्या किया गया, इस स्लैब में देखो पहले क्या था जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसके बीच का मीडियम एयर है। अब इसमें क्या किया गया, एक दो स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, जिसका अलग अलग थिकनेस है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी सबका अलग अलग है, K1 K2 ऐसे करके तुम ले लो। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है इन सेपरेट ड्यू टू दिस कैपेसिटेंस बिकम्स 2 टाइम्स लार्जर देन व्हेन देयर इज नथिंग बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, जब प्लेट के बीच कुछ नहीं था, मींस जब एयर था, और जब स्लैब डाला गया तब जो इसका जो कैपेसिटेंस है, स्लैब में जब डाला गया तब जो कैपेसिटेंस है, मतलब मीडियम का कैपेसिटेंस एयर का क्या है 2 टाइम्स हो गया। पूछा जा रहा है इफ K1 इक्वल टू 1.25 K2, मतलब K1 K2 का रेशियो रिलेशन दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ K1 का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, अब सेम देखो ऐसा ही सवाल यहाँ पे आओ, जेई 2008 का सवाल। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट हैज कैपेसिटेंस ऑफ 9 पिकोफैराड। यहाँ भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटेंस दे रखा है 9 पिकोफैराड, जबकि यहाँ पे कैपेसिटेंस नहीं दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, मान के चलेंगे। तो सेपरेशन बिटवीन इट्स प्लेट इज डी, यहाँ पे सेपरेशन डी है, यहाँ भी सेपरेशन डी, यहाँ पे सेपरेशन डी है, यहाँ भी सेपरेशन डी है। द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज नाउ फिल्ड विद 2 डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे 2 डाइलेक्ट्रिक के द्वारा प्लेस किया जा रहा है, यहाँ भी 2 डाइलेक्ट्रिक के द्वारा प्लेस किया जा रहा है। इस सवाल में 2 डाइलेक्ट्रिक, इस सवाल में भी 2 डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, एंड उसके बाद दोनों डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट दे रखा है, K1 बराबर 3 दे रखा है, K2 बराबर 6 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे रखा वैल्यू, यहाँ भी देखो K1 K2 के बीच का रिलेशन दे रखा है, जबकि यहाँ पे K1 K2 का वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है, जबकि यहाँ पे रिलेशन दे रखा है। उसके बाद जो था थिकनेस दे रखा है D/3, 2D/3, यहाँ भी थिकनेस दे रखा है 3/8D, D/2 थिकनेस दे रखा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज नाउ। तो अब जो था डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब इसमें प्लेस किया गया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब प्लेस किया गया, तब बताइए यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या होगा, और यहाँ पे जबकि K1 वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सवाल दोनों सेम है, बस यहाँ पे कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जा रहा है। दोनों सवाल में आपको जितना इसमें करना पड़ेगा उतना ही इसमें करना पड़ेगा आपको।
और जो कंसेप्ट यहाँ पे ये लगाओगे वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाओगे आप। सेम डिटो सवाल है, बस थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया है, थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। ये आपका जेई 2008 से सवाल को क्या किया गया है, जेई 2008 का सवाल को कॉपी किया है, सेम डिटो सवाल कॉपी कर लिया है। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका सेमी कंडक्टर का। तो नेक्स्ट सवाल आपका सेमी कंडक्टर चैप्टर का। तो देखो सेमी कंडक्टर चैप्टर का ये 2025 का सवाल है, और ये जबकि आपका सीबीएसई आईपीएमटी 2015 का साल है, मतलब नीट का ही सवाल है, इसको हम लोग सीबीएसई आईपीएमटी पहले बोलते थे, अभी नीट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है कि सवाल तो डिफरेंट है, बट लेकिन कंसेप्ट एक ही है, एक ही जैसा। यहाँ पे टोटल 3 गेट है, यहाँ भी टोटल 3 गेट है, बस गेट यहाँ पे डिफरेंट है, ये अलग, ये गेट अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। ठीक है, लेकिन जैसे आप इसे बनाओगे वैसे ही आप इसे बनाओगे, कंसेप्ट एक ही है बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का सवाल। अब ये थोड़ा लेंदी सवाल दे रखा है भाई, यहाँ पे 3 कंडक्टर दे रखा है, जिसका हल प्रत्येक का थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है T1 T2, यहाँ पे इनका टेम्परेचर, यहाँ पे इनका टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है T1 T2 का रेशियो। थोड़ा सा यहाँ पे वही हीट वाला कंसेप्ट लगाएंगे, सीरीज में है तो जिस जो इसमें हीट पास करेगा वही सेम इसमें पास करेगा, वही इसमें पास करेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इक्वेशन वगैरह बनेगा, इक्वेशन बना के उसके बाद आपको सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी सवाल जाएगा। ठीक है, लेंदी थोड़ा सा नहीं जाएगा, अच्छा खासा लेंदी चला जाएगा। लेकिन सेम देखो ये सवाल यहाँ से कॉपी किया है, जेई मेन 2020 में सेम ऐसे सवाल है, यहाँ पे भी टोटल 3 आपका कंडक्टर है, सभी का थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है, यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है, यहाँ भी इनका टेम्परेचर, यहाँ भी इनका टेम्परेचर दे रखा है। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर T1 T2 बोला है, यहाँ पे 3T बोला है, यहाँ पे क्या है टेम्परेचर आपका नंबर के फॉर्म में दे रखा है, 70 20 100 0 ऐसे दे रखा है। यहाँ पे K1 K2 और K3 के बीच का रिलेशन पूछ रहा है, जबकि यहाँ पे T1 और T2 का रेशियो पूछा जा रहा है। तो दोनों सवाल पे कंसेप्ट एक ही लगेगा, सीरीज कम्बिनेशन वाला। ठीक है, हीट वाला सीरीज कम्बिनेशन में हीट सेम होता है, वही कंसेप्ट लगेगा यहाँ भी, कंसेप्ट यहाँ भी सेम लगेगा, यहाँ भी सेम लगेगा। बस यहाँ पे सवाल डिफरेंट, मतलब कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कुछ अलग चीज, यहाँ पे पूछा जा रहा है T1 और T2 का रेशियो, टेम्परेचर का रेशियो पूछा जा रहा है। अब ऐसा सवाल अगर आप करोगे तो पक्का है कि ऐसा सवाल आप करोगे। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि आप जेईई मेन के सवाल आपको बनाने जरूरी है। ठीक है, अब जेईई मेन के सवाल अगर आप बना लोगे तो नीट का सवाल फिर आपको आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का सवाल है ये भाई साहब, सा सिंपल सा सवाल है, ये ऐसे सवाल आप क्लास में करते हो, मॉड्यूल में करते हो, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उतना भी लेंदी नहीं है, सिंपल सा सवाल है, कोई ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। यहाँ पे आपका 2 चैम्बर दे रखा है, गैस दे रखा है, उस दोनों को मिक्स कर दिया गया, एक नया चैम्बर बन गया, मतलब एक नया गैस बन गया। ठीक है, तो उस मिक्सचर के गैस का आपका प्रेशर पूछा जा रहा है, प्रेशर क्या होगा। तो ऐसा आप करते हो, इंटरनल एनर्जी पहले का, फिर दूसरे का इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी, वहां से कंसेप्ट बनेगा एनसीवी डेल्टा टी करके, तो वहां से प्रेशर के फॉर्मूला लाएंगे और मिक्सचर का प्रेशर निकालें। अब देखो सेम ऐसा ही सवाल आपका जेईई 2008 में पूछा हुआ है, बट लेकिन यहाँ पे क्या है, अब दोनों सवाल सेम नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट ये है, लेकिन कंसेप्ट दोनों में एक है, जो इसमें कंसेप्ट लगेगा वही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, बस यहाँ पे टेम्परेचर पूछा जा रहा है मिक्सचर का, यहाँ पे प्रेशर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे सवाल हम लोग अपने मॉड्यूल में करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी जहाँ पढ़े होगे, जिस इंस्टीट्यूट में आप करते होगे। ठीक है, और आपके क्लास में भी करवाया जाता है, जो भी फिजिक्स के टीचर होंगे वो करवाते हैं। ठीक है, हम मैं भी करता हूँ, आप भी करते होगे। ठीक है, ऐसा सवाल हम लोग मिक्सचर वाला करते हैं। नेक्स्ट सवाल है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या है, टी और एक्स के बीच का यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है एक्सेलेरेशन। तो ये यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स लाना पड़ेगा, एक्स लाएंगे, उसके बाद वी निकालेंगे, और वी निकालने के बाद फिर हम लोग एक्सेलेरेशन निकालेंगे। तो थोड़ा सा मतलब ये सवाल थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन वही एक्सेलेरेशन बराबर डी बाई डी टी, वी बराबर डी एक्स बाई डी टी वाला जो कंसेप्ट है वैसे ही करते हैं। अब देखो ऐसा ही सवाल आपका डीसी पांडे में पूछा गया है, सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा अलग इक्वेशन, ये अलग इक्वेशन, लेकिन पैटर्न एक ही है। यहाँ भी एक्सेलेरेशन देखो पूछा जा रहा है, और यहाँ भी एक्सेलेरेशन पूछा जा रहा है, तो पैटर्न दोनों का एक ही है, सवाल जैसे इसका बनेगा वैसे ही इसका बनेगा। तो ऐसे सवाल हम लोग क्लास में करते हैं, और हमारे मॉड्यूल में भी होते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, कि पहले वेलोसिटी निकालो, फिर एक्सेलेरेशन निकालो, फिर वहाँ से रिलेशन थोड़ा सा तैयार करो, उसके बाद डिफरेंशिएशन वगैरह करके एक्सेलेरेशन निकाल लो। एक सवाल है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ये सवाल है, ये सवाल आपका इजी सवाल है, बस थोड़ा सा लेंदी सवाल है। ठीक है, सवाल को लेंदी कर दे लेकिन इजी। यहाँ पे आपका 2 कंडक्टर दे रखा होगा, ठीक है, 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है, ए और बी। तो इसमें क्या क्या है कि तीसरा जो होता है, यहाँ पे 2 कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है, इसमें तीसरा कंडक्टिंग स्फीयर जो अनचार्ज है उसको क्या किया गया, दोनों मिला के टच किया गया, टच करके उसको हटा दिया गया। उसके बाद पूछा जा रहा है क्या, बताओ फोर्स क्या, मतलब पहले कुछ अगर फोर्स लग रहा था तो अब बताओ फोर्स कितना लगेगा। ये सवाल बस वही कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड सवाल है, बस यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा। टच किया गया, यहाँ पे टच किया गया तो चार्ज डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो चार्ज डिवाइड होगा, और सेम कंडक्टिंग सेम रेडियस का है, सब कुछ सेम है, तो हमें पता है कि चार्ज इक्वल इक्वल डिवाइड होता है। डिवाइड होगा, उसके बाद हम लोग फोर्स निकाल लेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो सेम ऐसा ही सवाल आपका जेई 2004 में पूछा हुआ है, जेई 2004 में पूछा हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे अनचार्ज कैपेसिटी, अनचार्ज कंडक्टिंग
स्फेयर है जो कि ए और बी और सी, यहाँ पे बी और सी दे रखा है, यहाँ पे ए और बी दे रखा है, उसको कॉन्टेक्ट में लाया गया, फिर हटाया गया, तो अब बताइए फोर्स क्या होगा, वही पूछा जा रहा है, फोर्स रिलेशन, यहाँ भी वही फोर्स रिलेशन है, सब कुछ सेम है वैसे ही। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर का सवाल। वर्क एनर्जी एंड पावर का सवाल, ये सिंपल सा सवाल है, कोई लेंदी सवाल नहीं है, ऐसा सवाल हम लोग सिंपली करते हैं, और ये वर्क एनर्जी थ्योरम पे बनेगा। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे रखेंगे फोर्स इंटू एस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या पूछा जा रहा है, एफ और एफ बी का रेशियो, तो एफ और एफ बी का रेशियो निकाल लेंगे। देखो हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिमिलर कार्स ए एंड बी, दो सिमिलर कार है ए और बी जिसका काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, ऑन अप्लाइंग ब्रेक, उस पर ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, ए पे अप्लाई किया गया तो 1000 मीटर डिस्टेंस कवर करके रुक गया, और दूसरे पे अप्लाई किया कार बी पे तो हुआ 1500 मीटर डिस्टेंस कवर करके रुक गया, ठीक है। इफ एफ एंड बी आर द फोर्सेज अप्लाइड बाय द ब्रेक्स ऑन ए एंड बी, ए और बी पे और एफ और एफ बी अगर फोर्स लगाया जा रहा है तो एफ और एफ बी का रेशियो बताइए क्या होगा। यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम वही अभी जो मैंने बताया, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बराबर एफ डॉट एस करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखा है, तो यहाँ से एफ निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस रिप्लेसमेंट दे रखा है आपका। तो देखो सेम सवाल आपका सी 2015 में पूछा हुआ है, टू बॉडीज ऑफ मास इतना केजी मूविंग विद सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पे सेम तरह का, स्टॉप बाय द सेम फोर्स के द्वारा स्टॉप हो रहा है, यहाँ पे फोर्स पूछा जा रहा है, यहाँ पे फोर्स को सेम कर दिया गया। देन रेशियो ऑफ देयर स्टॉप, यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा जा रहा है, जबकि यहाँ पे फोर्स का रेशियो पूछा जा रहा है, तो सवाल पैटर्न एक ही है, बस यहाँ पे यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा जा रहा है, जबकि यहाँ पे फोर्स पूछा रहा है, सेम फॉर्मूला है, जो यहाँ पे लगेगा वर्क एनर्जी थ्योरम, वही वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ भी लगेगा, ठीक है। तो ऐसा सवाल आप करोगे तो पक्का ही कि ऐसा सवाल आप कर लोगे, और ऐसा सवाल हम लोग क्लास में करते हैं, ठीक है, हमारे मॉड्यूल में होते हैं, आपके मॉड्यूल में भी होंगे, ठीक है, क्लास में ऐसा सवाल करते हैं। नेक्स्ट आपका रोटेशन का वही सवाल है भाई कि कोई स्फेयर है, ठीक है, उस स्फेयर से, सॉलिड स्फेयर, उस स्फेयर से एक 2r रेडियस का एक डिस्क को काटा गया, ठीक है, तो काटने के बाद बताइए रिमेनिंग स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसके, फिर उसके बाद जब डिस्क है तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरे में से डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो रिमेनिंग का निकल के आ जाता है, ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। अब ऐसा सवाल देखो आपका जेईई मेन 2010 में पूछा गया है, यहाँ भी वैसे ही है, 9 एम मास आर रेडियस का एक सर्कुलर डिस्क है, उससे जो होता है एक r/3 रेडियस के डिस्क को क्या रिमूव कर दिया गया, तो बताइए रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो ऐसा सवाल है देखो, तो ये सवाल, ऐसा सवाल हम लोग क्लास में करते हैं, ऐसा सवाल करवाया जाता है, ये नहीं कि आप जेईई का बनाओगे तभी ये सवाल बना पाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका डायमेंशंस का सवाल, ये थोड़ा सा लेंथी सवाल है लेकिन इजी सवाल है, ऐसा सवाल हम लोग डायमेंशंस का भी क्लास में करते हैं, ठीक है, और ये करने में मजा भी आता है हम लोग को, ठीक है। बस वही यहाँ पे क्या है, बहुत सारे क्वांटिटी दे रखे हैं, सभी पे अल्फा बीटा गामा ऐसे करके पावर दे रखा है, यहाँ पे आपका सरफेस टेंशन है, ये टी आपका सरफेस टेंशन है, ठीक है, सरफेस टेंशन ये आ गया, सरफेस, हाँ सरफेस टेंशन, अच्छा सरफेस टेंशन एस है, तो टी क्या दे रखा है, इन टाइम टी, अच्छा टी टाइम है, ठीक है, तो टी डायरेक्टली यहाँ पे एस अल्फा ए बी एंड रो गामा एंड आर सिग्मा ऐसे करके दे रखा है रिलेशन, तो आपको अल्फा बीटा गामा और सिग्मा का वैल्यू पता करना है, ये हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में ये सवाल हम लोग करते हैं, हर एक का डायमेंशन लिखते हैं, लिखने के बाद अल्फा बीटा गामा कंपेयर करते हैं, वहां से वैल्यू निकाल लेते हैं अल्फा गामा का, और निकाल के वैसे यहाँ रख लेंगे, ये सिंपल सा सवाल है, कोई ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है। लेकिन देखो ऐसा ही सवाल नीट 2015 में सवाल पूछा हुआ है, एकदम सेम डिटो सवाल है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, ठीक है, क्वांटिटी थोड़ा सा अलग अलग चेंज कर दिया गया, बाकी सब कुछ सेम वही है, ठीक है। यहाँ पे देखो पी गामा आर गामा, यहाँ पे पी गामा, लेकिन यहाँ पे आर की जगह कुछ और दे दिया, यहाँ पे एन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखा है, कोएफिशिएंट विस्कोसिटी है ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये होगा, बस यही सवाल है। देन वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, यहाँ भी एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपका अल्फा बीटा गामा और सिग्मा का पूछा जा रहा है, तो ऐसा सवाल आप करते हो क्लास में, ठीक है, आप ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर का सवाल बनाओगे तभी आप ऐसा सवाल कर पाओगे, नहीं, ऐसा सवाल ये सिंपल सवाल है, कोई ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का सवाल है, तो मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का यहाँ पे 2 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू टू डिफरेंट स्मॉल सर्कुलर कॉइल हैविंग रेडियाई 1:2, यहाँ पे दो डिफरेंट सर्कुलर कॉइल है, दोनों में क्या हो रहा है, 2 एम्पीयर का करंट पास कर रहा है, इसमें भी 2 एम्पीयर का, एक का रेडियस 1 है, दूसरे का रेडियस 2 है, 1:2 रेशियो दे रखा है, रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो पूछा जा रहा है, तो इसका तो m1 मान लो, इसका m2 मान लो, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं NI है, ये n होता है नंबर ऑफ लूप, तो नंबर ऑफ लूप यहाँ कुछ नहीं दे रखा है, तो करंट दे रखा है, एरिया पता है आपको, पाई आर स्क्वायर होता है, r दे रखा है, यहाँ से m1/m2 का आप करोगे, आई ए यहाँ पे करोगे, यहाँ से रेशियो निकल के आ जाएगा, ये सिंपल सा सवाल है, कोई बड़ा सवाल नहीं। नेक्स्ट है आपका रे ऑप्टिक्स का सवाल है, आपका माइक्रोस्कोप है जो ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ, एक माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दे रखा है 2 सेंटीमीटर, एंड एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ, फिर आई पीस से आई पीस का भी फोकल लेंथ दे रखा है, एंड ट्यूब लेंथ इतना, ट्यूब लेंथ का 40 सेंटीमीटर ट्यूब लेंथ दे रखा है, एल दे रखा है, तो आपसे मैग्निफिकेशन पूछा जा रहा है, ये सिंपल सा सवाल है, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला L/F/1 + D/F ऐसे करके जो पढ़ते हैं, दो फॉर्मूला हम लोग इन्फिनिटी वाला केस, अलग अलग केस वाला जो पढ़ते हैं वो अप्लाई करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट आपका किरचॉफ्स लॉ का सवाल, किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ट सवाल है, लेकिन किरचॉफ्स लॉ का तो सवाल है यहाँ पे, किरचॉफ्स लॉ तो बनेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का सवाल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ से ही ये सवाल बनेगा। यहाँ पे देखो इंडक्टर दे रखा है,
यहाँ पे बैटरी दे रखा है और यहाँ पे रेसिस्टेंस दे रखा है, तीनों आपका सर्किट में दे रखा है, करंट आई पास कर रहा है, आपको वी ए माइनस करंट का वैल्यू भी दे रखा है, आपको वी ए माइनस वी बी का वैल्यू पूछा जा रहा है। यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, किरचॉफ्स लॉ लगाए उसके बाद होता है हर एक का क्या करेंगे हम लोग, पोटेंशियल लिखेंगे, पोटेंशियल का साइन के साथ लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी बराबर लिख के उसके बाद वी ए माइनस वी बी का वैल्यू निकाल लेंगे। और देखो सेम ऐसा ही सवाल आपका जेईई मेन 2020 में पूछा गया है, एकदम सेम देखो ऐसा ही मैच कर रहा है। 50 मिली हेनरी का आपका इंडक्टर है, बस यहाँ पे डेटा थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे इंडक्टर, यहाँ भी इंडक्टर है, यहाँ पे बैटरी, यहाँ भी बैटरी है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ भी रेसिस्टेंस, हालांकि रेसिस्टेंस देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, बस यहाँ पे क्या क्या है, बैटरी और इंडक्टर का क्या क्या ये वैल्यू चेंज कर दिया। यहाँ पे वी माइनस वी पूछा जा रहा है, यहाँ पे वी माइनस वी पूछा जा रहा है। तो देखो सेम सवाल, आप जो बच्चे ये सवाल बनाए होंगे, ठीक है, जो स्टूडेंट ये सवाल बनाए होंगे जेईई 2020 का, तो पक्का है कि वो ये सवाल बना लेंगे। और ऐसा जरूरी नहीं कि आप जेईई मेन का सवाल बनाओगे तभी ये सवाल बनेगा, ये ऐसे सवाल सिंपल सवाल है, ईएमआई में आप पढ़ते हो, ऐसे सवाल सभी जगह करवाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है अल्टरनेटिंग करंट का। अल्टरनेटिंग करंट का वही सवाल है भाई, आरएमएस आई आरएमएस वी आरएमएस बाय जेड करके, जेड रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स एक्सल माइनस स्क्वायर फेज निकालना होता है, वही वाला सवाल है। देखो एसी पावर सप्लाई अब 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एक साथ है, मतलब ये आरएमएस वोल्टेज है। 20 ओम का रेसिस्टेंस है, कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस 25 ओम, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब कि एक्सी का वैल्यू दे रखा है, फिर उसके बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, सीरीज में सभी को कनेक्ट किया गया। तो corresponding current in the circuit and the phase angle between the current एंड द वोल्टेज, करंट और वोल्टेज के बीच का फेज एंगल पूछा जा रहा है, एंड उस सर्किट में करंट कितना पास करे वो पूछा जा रहा है, मींस आपसे आई आर एम एस पूछा जा रहा है। आई आर एम एस होता है वी आर एम एस बाई जेड, और जेड होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल को, एक्सी एक्सएल सब कुछ दे रखा है, दे रखा है, आर एम एस निकल के आ जाएगा। फेज वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल आपको फाई पूछा जा रहा है, फाई आप कॉस फाई टेन फाई जो भी आप करके निकाल लोगे, यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। ये आपका नीट 2025 का सवाल। अब देखो सेम ऐसा ही सवाल आपका, ये नीट का कटिंग पेपर है, ठीक है। तो देखो नीट का आप सेम एग्जैक्ट हम सवाल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा ही डेटा दे रखा है, जेड का वैल्यू दे रखा है, देखो यहाँ पे जेड अनुटार स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स ये फॉर्मूला होता है, मतलब ऐसा सवाल दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में बनाया गया है, आपको फाइव फेज निकालना होता है, करेंट निकालना है, जेड निकालना है, ठीक है, वो सब निकालना है। तो आप एनसीईआरटी का सवाल ये आप ऐसा करोगे तो पक्का ऐसा करोगे, जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी का सवाल करोगे तब ये से बनेगा। आप ये जो सवाल है अल्टरनेटिंग करंट का, ये सिंपल सा सवाल है, कोई ऐसा लेंदी सवाल या हार्ड सवाल नहीं है, ऐसा सवाल हम लोग अपने क्लास में करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। लेकिन देखो अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखो यहाँ पे सवाल आपका यहाँ पे देखो कॉपी किया हुआ है, सेम ऐसा सवाल है, इंडक्टर दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है, रेसिस्टेंस दे रखा है, और यहाँ पे आरएमएस वोल्टेज दे रखा है, और आपसे करंट पूछा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, करंट के साथ साथ फेज एंगल भी पूछा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ करंट पूछा जा रहा है, यहाँ पे करंट और फेज दोनों है, ठीक है। ये सिंपल सा सवाल था, ऐसे सवाल हम लोग करते हैं, और ये सवाल जो अच्छे से पढ़ते हैं उनसे बन ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल है आपका वर्नियर कैलिपर वाला सवाल है, ठीक है। स्केल वर्नियर स्केल डिवीजन दे रखा है, मेन स्केल डिवीजन दे रखा है, ठीक है, एक्स का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, डेमेजर डायमीटर ऑफ जीरो एरर करेक्शन इज, ठीक है, तो जीरो एरर करेक्शन यही पूछा जा रहा है, कितना होगा नहीं होगा सेंटीमीटर में, ठीक है, मेन स्केल। तो देखो अब देखो यहाँ पे, अब जेईई मेन 2024 का सवाल आप देखो, और ये 2025 नीट का सवाल देखो, दोनों मैच कर रहा है। यहाँ पे देखो 9 डिवीजन 10 डिवीजन दे रखा है, बस यहाँ पे डेटा थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया गया है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर का लेंथ, यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मिलीमीटर यहाँ पे स्केल का लेंथ दे रखा है। मास ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का मास यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का डेंसिटी पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी पूछा जा रहा है, जबकि यहाँ पे एरर सेंटीमीटर में पूछा जा रहा है, मेजर डायमीटर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सेम ऐसा ही सवाल है, ऐसा सवाल तो आप करवाया जाता है, क्लास में भी करवाया जाता है। और हाँ थोड़ा सा लेंदी सवाल है, हम ये बोलेंगे लेंदी सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हार्ड सवाल है, ऐसा सवाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका एटम चैप्टर का सवाल, सिंपल सा सवाल है, डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको फाइंड करना है, जहाँ के इलेक्ट्रॉन और वाइटिंग इन एन बराबर टू स्टेट, एन बराबर टू स्टेट हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के एन बराबर टू स्टेट में, एन बराबर एन का वैल्यू दे रखा है, नंबर 4 बिट का, ठीक है। बोर्स रेडियस दे रखा है, आपको वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ से निकाल देना है। तो सिंपल सवाल है मॉडर्न फिजिक्स का एटम चैप्टर का। नेक्स्ट आपका एटम चैप्टर का ही सवाल है, ये थोड़ा सा अच्छा खासा सवाल है, थोड़ा सा आपको रिलेशन तैयार करने होंगे यहाँ पे, ठीक है। आर और वी के बीच, आर का रिलेशन क्या होगा, वी का रिलेशन क्या होगा, उसके बाद आप फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर, हाँ ये अच्छा सवाल है, ये आपका एडवांस लेवल का सवाल थोड़ा सा चला गया, ठीक है, तो ये नया सवाल नीट ने ऐड किया है, ठीक है। और यहीं पे जो होता है स्टूडेंट्स फंसे हैं, ऐसे सवाल है एक अचानक से आपके सामने आ जाएगा, तो हम भी भाई हम भी परेशान थे, आप भी परेशान हो, सब परेशान है, ठीक है, ऐसे सवाल से। नेक्स्ट है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का, ये भाई तो भाई एडवांस लेवल का सवाल, ये एडवांस के बच्चे का भी हालत खराब हो जाएगा ये बनाने, ठीक है, एकदम टोटली नया सवाल यहाँ पे ऐड किया है, ये सब आउट ऑफ सिलेबस सवाल है। एसएचएम का ये भी आपका अच्छा सवाल है, एडवांस लेवल का सवाल है, ठीक है। ऐसे सवाल भाई साहब नीट वाले बच्चे को तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। नेक्स्ट रोटेशन,
अब रोटेशन चैप्टर का ये अगर सवाल अगर देखा जाए तो वही सन रोटेट्स अराउंड द सेंटर 27 डेज में रोटेट कर रहा है, ठीक है। पीरियड ऑफ रोटेशन दे रखा है, तो ट्विस्ट इट्स प्रेजेंट रेडियस का ट्विस्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सन ऑफ द स्फीयर इनफॉर्म तो अज्यूम द सन टू बी अ स्फीयर यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म डेंसिटी है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कितना डे लगेगा, ये आपका वही रिलेशन तैयार करोगे टाइम पीरियड वाला, वहां से सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का सवाल है। ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का अच्छा खासा सवाल है, हम लोग बोल सकते हैं एडवांस लेवल का सवाल है। और ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का तो है, लेकिन सिर्फ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट यूज नहीं हुआ है, और भी चैप्टर का यहाँ पे कंसेप्ट यूज हुआ है, और भी टॉपिक का कंसेप्ट है। ये लेंदी, अच्छा खासा लेंदी सवाल है, इतना सोचना उस टाइम एग्जाम में, उतना प्रेशर में बहुत मुश्किल होता है, सब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल है आपका, तो ठीक है, तो थैंक यू। अब कोई सवाल नहीं है, बस इतना ही सवाल था। तो थैंक यू, आपने मेरा यहाँ तक वीडियो देखा। अब देखो, ये नहीं कि आपने सिर्फ वीडियो देखा, यहाँ से आप एनालिसिस कर पाओगे, आपको एक आइडिया मिल गया कि आखिर सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो नीट 2025 के जो फिजिक्स टफेस्ट क्वेश्चन थे भाई साहब, कहाँ से आया, ये आप एनालिसिस कर पाए होगे, और आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये क्वेश्चन आखिर कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो हमने देखा, जो हमने एनालिसिस किया, ये ज्यादातर सवाल कहाँ से थे, नीट पीवाईक्यू थे, जेई पीवाईक्यू थे, एनसीईआरटी के थे, कुछ डीसी पांडे के डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है। और भी कुछ अदर इधर उधर बुक के होंगे, उतना मैंने देखा नहीं इधर उधर, ठीक है। मतलब जितना हमने देखा, मैच करवाया तो देखा यहाँ से मैच कर रहा है, बस हमने उठा लिया। और भी बुक से मैच कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता, कर सकता है। तो यहाँ से पता चल गया, एक आइडिया, ओवरऑल आइडिया मिल गया, एनालिसिस हमने कर लिया कि भाई साहब सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं। और अब हमें क्या है, नेक्स्ट नीट के एग्जाम के लिए, खास करके फिजिक्स के लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, वो हमें आइडिया मिल गया, हमें भी मिल गया, आपको भी मिल गया, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय।